आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 152 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। दोस्तों किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो दोस्तों ये किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, यह भी है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो यह आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों 35 वर्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये कोई आयु सीमा नहीं है इसके लिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कितनी भी बार दोस्तों राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार का प्रावधान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? दोस्तों ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दोस्तों ये 50-50 होनी चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? दोस्तों इनमें से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरी, तो ये भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 71 में है, अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? दोस्तों ये मिलता है 2 सप्ताह का समय। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 56। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसका यहां पर से उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। बिल्कुल सत्य कथन है। अगला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से भी कहीं अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। दोस्तों ऐसा भी नहीं है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये आता है, नहीं आता लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसको कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है? दोस्तों ये है संसद द्वारा महाभियोग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को दोस्तों हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, और महाभियोग प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 में बताई गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ये हमने ली है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? दोस्तों ये हो जाएगा महाभियोग लगने पर। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? दोस्तों ये होता है 14 दिन। अगला प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? दोस्तों ये हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों ये हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध किए जाने की स्थिति में
उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की संवैधानिकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है कृत विधि मान्य होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया। दोस्तों बिल्कुल सत्य है। अगला है, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। जैसे लोकसभा ने लगाया तो राज्यसभा जो है जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। दोस्तों ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सत्य ही है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। दोस्तों ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं करता है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन नंबर डी है कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, बिल्कुल है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए और लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। दोस्तों ये भी यहाँ पर ठीक ही है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति को कौन दोस्तों गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? दोस्तों ये दिलाता कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों अनुच्छेद 60 में है शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार का ग्रहण कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? दोस्तों ये हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? दोस्तों ये देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो दोस्तों ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? दोस्तों ये हो जाएगा 6 माह तक, 6 माह तक ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? दोस्तों इस तरह के प्रश्न अक्सर बनते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल थे, वीवी गिरी भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी थे। तो ज्ञानी जैल सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के चौथे राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? वीवी गिरी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति दोस्तों अभी तक का रिकॉर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार दोस्तों ये कौन थे? ये वीवी गिरी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है दोस्तों ये है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? दोस्तों कौन नहीं रहा था इनमें से? सी राजगोपालाचारी दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे थे, बाकी सभी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
अगला है कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं। दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। अगला है जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल की करता है। और प्रधानमंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री की भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी करता है, उपराष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो महान्यायवादी बिल्कुल है, राज्य का जो राज्यपाल की भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? दोस्तों ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की नहीं होती। अगला प्रश्न है, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख बिल्कुल सबकी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग बिल्कुल है, अनुच्छेद 280, राजकीय भाषा आयोग ये भी है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ये भी है। तो योजना आयोग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार दोस्तों किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, बिल्कुल है, आपात की घोषणा करे ये भी है, अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत ये भी है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए दोस्तों ये यहाँ पर राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? दोस्तों किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों जगह अनुच्छेद 143 में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? दोस्तों ये हो जाएगा कभी नहीं की थी, आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? दोस्तों ये क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन कार्य राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना बिल्कुल है, लोकसभा का विघटन करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है, लोकसभा का सत्रावसान करना ये भी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों कार्य कौन सा नहीं है? तो डी वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक को लौटा सकता है, गैर सरकारी विधेयक इसे भी लौटा सकता है। तो धन विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति को पास करना ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये हो जाएगा संघ व समवर्ती सूची पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? दोस्तों हो जाएगा जब दोनों सत्र में हो तब दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? दोस्तों प्रतिवर्ष भी कर सकता है और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में बताई गई है। अगला प्रश्न है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? दोस्तों ये जगह केवल राष्ट्रपति को है, केवल राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? दोस्तों ये राष्ट्रपति निकाल सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। प्रधानमंत्री एवं अन्य समूह की नियुक्ति करता है, बिल्कुल है। संसद का अधिवेशन आहूत करना तथा उसका सत्रावसान करना, ये भी है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, तब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ये भी ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा किसी भी संस्तुति की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? दोस्तों अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को ये भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है दोस्तों? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड बिल्कुल है। सैन्य अदालत द्वारा दिए गए दंड तब भी कर सकता है। ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो तब भी कर सकता है। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है दोस्तों? पूर्ण निषेध बिल्कुल है, पॉकेट निषेध है, निलंबित निषेध है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वह है दोस्तों जगह भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा ही देगा। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों ये विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री दोस्तों इसकी भी करता है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर सी। अब ये दोस्तों हमने देखा था ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देख लेते हैं। 35 वर्ष का हो, देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और सांसद चुने जाने की योग्यता हो, बिल्कुल है, और पढ़ा लिखा हो दोस्तों ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति को, अनपढ़ भी चलेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तब। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति दोस्तों ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में, बिल्कुल कर सकता है। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। राज्यसभा को अभी तक कोई राज्यसभा दोस्तों भंग नहीं होती है, ये गलत हो गया। और राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति दोस्तों पहले तक थी। पुराना प्रश्न है तो 2 और 4 सही हो जाएगा, अब नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही है इसका गणतंत्र का अर्थ। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है तो निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग होता है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की स्थिति पर किसकी सलाह ली जाएगी? तो सर्वोच्च न्यायालय की ली जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का जो वेतन है दोस्तों प्रतिमाह 5 लाख रुपए है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है दोस्तों? हो जाएगा, जमानत राशि होती है 15,000। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है दोस्तों? 30 लाख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है दोस्तों? संसद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो उसके बाद जो है तुरंत बन जाएगा।
अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति दोस्तों ये कौन थे? दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? दोस्तों ये संसद के दोनों सदन बिल्कुल हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद दोस्तों नहीं है, तीसरा नहीं आएगा, इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा है, और दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? दोस्तों संघीय संसद करती है। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों ये राष्ट्रपति को ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है दोस्तों वे दिल्ली तथा पुदुचेरी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? दोस्तों ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है? तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचित सदस्य संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोस्तों संसद के दोनों सदनों को है। अगला प्रश्न है, कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों तो राष्ट्रपति नहीं होता है, बाकी सभी। अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? दोस्तों राष्ट्रपति सक्षम है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दोस्तों दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द सह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश 123 बिल्कुल है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ये भी है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना दोस्तों ये गलत हो जाएगा, समाधान करना बिल्कुल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, विधान परिषद भाग नहीं लेती है, राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपतियों का क्रम दोस्तों ये जरूर से याद रख लीजिएगा, छपेगा प्रश्न इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों SN रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर R वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, तो ऑप्शन बी। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश दोस्तों अनुच्छेद 123 हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे? दोस्तों ये रहे थे वी गिरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की अवधि से संबंधित कौन सा कथन
सही नहीं है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बिल्कुल। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है बिल्कुल। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र, दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, फिर उपराष्ट्रपति सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बाकी डी है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। दोस्तों राष्ट्रपति का पद यानी कि कभी खाली नहीं रहता, भले ही कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव नहीं हुआ है तो तब तक दोस्तों बना रहेगा वो। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कथन और कारण है। पहला देख लेते हैं, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, बिल्कुल सही बात है। और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित हमने 152 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। अगले में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।